नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल पर। मेरा नाम है पंकज शर्मा और ये समय है आपकी इतिहास की क्लास का। दोस्तों, इतिहास की इस क्लास में हम लोग एमपीपीएससी प्रीलिम्स के यूनिट नंबर 1 पर डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें भारतीय इतिहास के विभिन्न टॉपिक दिए गए हैं। हमने इस पूरे सिलेबस को अलग अलग मॉड्यूल में डिवाइड किया है। पहला मॉड्यूल जो है हमारा दोस्तों वो पूरा हो चुका है, जिसमें हम लोगों ने विभिन्न शब्दावलियों पर बात की थी। विभिन्न शब्दावलियों के अंतर्गत हम लोगों ने प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा की बात की थी। वेद, उपनिषद, आरण्यक, ब्राह्मण ग्रंथ, स्मृति ग्रंथ आदि की चीज के संबंध में डिस्कस कर लिया है। ये फिलहाल हमारा सेकंड मॉड्यूल चल रहा है और अगर सेकंड मॉड्यूल में हम सिलेबस के हिसाब से देखें तो प्राचीन और मध्यकालीन भारतीय इतिहास की विशेषताएं, इस समय के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व्यवस्था के मुद्दे हैं। और इस लेक्चर श्रृंखला में हम दोस्तों आज डिस्कस कर रहे हैं गुप्तों के बाद के समय के राजवंशों को लेकर। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने गुप्तोत्तर काल के एक इंपॉर्टेंट राजवंश की बात की थी, हर्षवर्धन के वर्धन साम्राज्य की। वर्धन साम्राज्य के बारे में जब हमने पिछले लेक्चर में बात की थी दोस्तों, तो हमने देखा था कि गुप्तों के अंत के बाद वर्धन साम्राज्य ने उस समय 7वीं 8वीं शताब्दी में जो भारत की राजनीतिक एकता विखंडित होती दिखाई पड़ रही थी, छोटे छोटे से अलग अलग साम्राज्य बनते चले जा रहे थे स्वतंत्र रूप से, सामंती व्यवस्था जो थी उसके अंतर्गत। तो उस व्यवस्था में हर्षवर्धन और उसके साम्राज्य के शासकों ने इस पूरे सिस्टम को एकीकृत करने की कोशिश की, एकता के सूत्र में बांधने की कोशिश की, लेकिन वो अपने इस कोशिश में सफल दोस्तों नहीं हुए थे। और इसलिए हम कहते हैं कि भारत में एक बड़ा साम्राज्य हर्षवर्धन और उसके शासकों ने स्थापित करने का प्रयास तो किया, लेकिन उनका साम्राज्य केवल उत्तर भारत के कुछ क्षेत्रों तक ही हमें सीमित दिखाई पड़ता है। दक्षिण में जब इन्होंने विस्तार का कोशिश किया था तो हमने बात की थी कि नर्मदा के किनारे पर पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा हर्षवर्धन की हार हो गई थी। ठीक है, तो ये हम लोगों ने बात की थी दोस्तों पुष्यभूति वंश के हर्षवर्धन और उसके साम्राज्य की। उसके बाद भी हम लोग अगर देखें इतिहास में, हम लोगों को कई सारे राजवंश जो हैं वो देखने को मिलते हैं। जो कई सारे राजवंश हम लोगों को देखने को मिल रहे हैं, उन राजवंशों में एक इतिहास हम लोगों को बंगाल का भी दिखाई पड़ता है और कश्मीर का भी दिखाई पड़ता है। कश्मीर के राजवंश हो, बंगाल के क्षेत्र के राजवंश हो दोस्तों, ये एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट भी है और करंट में हम देखें तो रिलेवेंट भी दिखाई पड़ते हैं। बंगाल की राजनीति की बात की जाए, भारत के दूसरे क्षेत्रों की राजनीति की बात की जाए और जिस प्रकार से कश्मीर का मुद्दा पिछले 2-3 सालों में दोस्तों दिखाई पड़ रहा है, तो कश्मीर के राजवंशों से भी क्वेश्चन अवश्य पूछे जाने चाहिए। तो आज हम बंगाल के पाल शासक हों, सेन वंश के शासक हों और कश्मीर के राजवंशों के बारे में इस लेक्चर में देखेंगे दोस्तों। क्लियर? चलिए, तो हमारा टॉपिक क्या है? बंगाल के पाल वंश। जब हम पाल वंश के शासन को यहां देख रहे हैं तो ध्यान रखिए, पाल वंश का शासन हमारे देश में साहित्यिक दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट रहा है और गुप्तोत्तर काल के प्रमुख शासक या राजवंशों की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में क्वेश्चन यहां से पहले भी देखे गए हैं और आने वाले समय में भी देखे जा सकते हैं। जब हम पाल वंश के शासन की बात करेंगे तो सबसे पहले तो इस वंश के शासकों की जानकारी का हम लोगों को स्रोत पता होना चाहिए। तो स्रोत जो है दोस्तों वो इंपॉर्टेंट तौर पर हम लोगों को सीयूकी की जब हम बात करते हैं दोस्तों, तो हमारी नजर में हैंसांग आता है। हैंसांग भारत जब आया था, लगभग कब आया था? 629 एडी के आसपास। और जब हैंसांग भारत आया था तो हर्षवर्धन का भारत में शासन था। हर्षवर्धन के समय की व्यवस्था का इसने अपने वृत्तांत सीयूकी में वर्णन किया था। और इसी समय हम लोग बात करें दोस्तों तो हम लोगों को यह भी व्यवस्था देखने को मिलती है कि 8वीं शताब्दी के जो भी यहाँ पर व्यवस्थाएं मौजूद थी, उसको लेकर जो व्यवस्थाएं बनने वाली थी उसकी प्रारंभिक जानकारी भी हम लोगों को हैंसांग के इन ग्रंथों से देखने को मिलती है। और कहीं ना कहीं इसके अलावा देखें तो जो अन्य विद्वान इस समय हमें दिखाई पड़ते हैं, उन विद्वानों की हम लोग आगे बात करने वाले हैं लेक्चर में। उन सब की जानकारी हमारे लिए यही इंपॉर्टेंट मानी गई कि 8वीं शताब्दी के आसपास हम देखें तो पूरे बंगाल के क्षेत्र में हमें 4 राजवंश देखने को मिले। कितने? 4 राज्य देखने को मिले। ये 4 जो थे दोस्तों, उसमें पुंड्रवर्धन, कर्ण सुवर्ण, समतट और ताम्रलिप्त, ये 4 राज्य हम लोगों को देखने को मिले, 4 क्षेत्र। और ये 4 क्षेत्र जो देखने को मिले थे दोस्तों, ये बंगाल के अंतर्गत हमें उस समय देखने को मिले, जहां पर बाद में पाल वंश का शासन रहा। क्लियर? और अगर हम बात करें पाल वंश के साम्राज्य के विस्तार का दोस्तों, तो उन्होंने बंगाल का, बिहार का और कन्नौज के इंपॉर्टेंट क्षेत्र पर राज किया था। ये उस समय के ग्रंथ हम लोगों को डिटेल में जानकारी देते हैं। जब हम पाल वंश के प्रमुख शासकों की बात करते हैं दोस्तों, तो यहां पर पहला शासक हमें देखने को मिलता है गोपाल, जिसने लगभग 750 से लेकर 770 ईस्वी के आसपास के समय में शासन किया था। जो गोपाल रहा दोस्तों, इसके नाम के आधार पर ही पाल वंश का जो साम्राज्य है उसका नाम पड़ता है। हम इसको पाल वंश कहते हैं ना, ये पाल वंश जो साम्राज्य का नाम पड़ा है वो गोपाल के नाम से ही लिया गया है। और ये वो समय था
जब इस पूरे के पूरे क्षेत्र में, मतलब हम कन्नौज के इस पूरे क्षेत्र को जब देखते हैं तो हमें यहाँ दिखाई पड़ता है कि एक प्रकार की अशांति का माहौल था। अशांति का माहौल ऐसा था कि जो मूलभूत रूप से शासक यहाँ दिखाई पड़ते थे, उन शासकों में सामंतवादी व्यवस्था के चलते कहीं ना कहीं एक अराजकतावादी स्थिति पहुंची और लोगों ने विद्रोह कर दिया। इस विद्रोह के बीच में लोगों को लगा कि यार इन सब चीजों को, अशांति को दबाने की जरूरत है, तो अशांति को दबाने के लिए लोगों ने क्या किया, गोपाल को इस समय राजा बना दिया। जैसे गोपाल इस समय राजा बन जाता है तो गोपाल के द्वारा इस अशांति को शांत किया जाता है और एक स्टेबल व्यवस्था को स्थापित किया जाता है। बराबर, यहां हम देखें तो गोपाल ने ही पाल वंश की स्थापना की थी इस पूरे क्षेत्र में शांति स्थापित करने के बाद, इसलिए इसका इंपॉर्टेंट हम लोगों के लिए और ज्यादा बढ़ जाता है। जब हम गोपाल के निजी जीवन और व्यवस्था की बात करते हैं दोस्तों, तो ये बौद्ध धर्म का अनुयायी था। लगभग हम सभी पाल वंश के शासकों की बात करें तो पाल वंश के शासकों ने बौद्ध धर्म के लिए काम किया था और गोपाल भी इस व्यवस्था में हमें दिखाई पड़ता है कि बौद्ध धर्म का अनुयायी था। बौद्ध धर्म के लिए इसने काम किए। काम कैसे किए थे, तो बौद्ध धर्म के लिए भूमि दान देने की व्यवस्था हो, शिक्षा की व्यवस्था को लेकर इसने जो हेल्प कर सकता था वो भी किए, बौद्ध संस्कृति को भी बढ़ावा दिया। साथ ही साथ इसका उदाहरण हम देखें तो ओदंतपुरी में एक मठ जो है वो गोपाल ने बनवाया था, ये आप लोगों को ध्यान होना चाहिए। तो ओदंतपुरी विहार जो है वो किसने बनवाया है मठ यहाँ पर, तो आप लोग बताएंगे गोपाल ने बनवाया था, जिसने हमारे देश में बंगाल के और उसके आसपास के क्षेत्रों में लगभग 750 से 770 ईस्वी के मध्य लगभग 20 साल तक शासन किया था दोस्तों। गोपाल के बाद जब हम देखते हैं दोस्तों तो अगला शासक होता धर्मपाल। 770 से 810 ईस्वी के मध्य इसने शासन किया था। अब धर्मपाल जब शासक बनता है, इस समय तक हमें कहीं ना कहीं कन्नौज के लिए संघर्ष दिखाई पड़ता है। कन्नौज के लिए संघर्ष जो दिखाई पड़ता है उसमें एक तरफ हम लोगों को पाल शासक दिखाई पड़ते हैं, एक तरफ गुर्जर प्रतिहार और एक तरफ राष्ट्रकूट। तो इन तीनों शक्तियों के बीच में कहीं ना कहीं कन्नौज के लिए संघर्ष होता है। इस संघर्ष को हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे कि ये कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष क्या था। तीनों शक्तियां आपस में कन्नौज पर अधिकार करने के लिए लड़ रही थी। मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है कि प्राचीन काल में जब हम गुप्त समय तक की बात करें तो राजधानी के तौर पर हम पाटलिपुत्र को देखते हैं। पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन के द्वारा दोस्तों अगर हम देखें तो ईसा पूर्व 5वीं-6वीं शताब्दी के आसपास दिखाई पड़ती है। अब उदयन ने पहले पाटलिपुत्र की स्थापना गंगा सोन के संगम पर की, जो कि एक प्राकृतिक रूप से सुरक्षित दुर्ग के तौर पर स्थापित था और उसकी जो स्थिति थी, लोकेशन, वो इतनी महत्वपूर्ण थी कि उस पर कोई भी व्यक्ति आक्रमण करता था, उसको जीतने का प्रयास करता था तो वो आसान नहीं था। दुर्गम इलाके थे, तीनों तरफ से देखें, उत्तर में तो पहाड़ी से घिरा हुआ इलाका होता था, जिसके चलते उसको जीतना आसान नहीं था। सुरक्षित दुर्ग था प्राकृतिक रूप से, इसलिए लंबे समय तक पाटलिपुत्र का एक प्रकार से राजधानी के तौर पर महत्व बना रहा। लेकिन जब हम 8वीं शताब्दी तक आते हैं, जिस प्रकार से तकनीकी ने विकास किया और लगातार अभियानों के बाद पाटलिपुत्र के अभेद किले को भेद लिया गया था, तो ऐसे में लोग ये चाहते थे कि अब हमारी जो राजधानी हो वो मध्य के क्षेत्र में हो, मैदानी क्षेत्र पर हो, जहां पर हम दुर्ग और आदि की संरचना को बेहतर तरीके से बना सकें, सुरक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट किले और आदि का निर्माण हो सके और नजर रखने की दृष्टि से दूर दूर तक दृष्टिगोचर होना चाहिए। तो ऐसी व्यवस्था के तहत हम देखें तो कन्नौज जो है उसका व्यवस्था, उसका महत्व हमें बढ़ता दिखाई पड़ता है 7वीं-8वीं शताब्दी तक। जैसे ही कन्नौज का महत्व बढ़ता चला गया 7वीं-8वीं शताब्दी तक, तो ऐसे में उसके लिए संघर्ष भी प्रारंभ हो गए और हमने इस प्रकार के संघर्ष जो है वो हर्षवर्धन के साम्राज्य के तहत भी देखा था कि जब राजश्री जो प्रभाकर वर्धन पुष्यभूति वर्धन के वंशज की पुत्री थी, उसका विवाह जब कन्नौज के राजा ग्रहवर्मन के साथ हुआ तो गौड़ शासक, जो गौड़ शासक थे वो बंगाल का था, इसने कन्नौज पर अधिकार कर लिया था, ग्रहवर्मन की हत्या कर दी थी। फिर हर्षवर्धन ने बाद में कन्नौज पर अधिकार किया था। तो ये कहानी हम पहले सुन चुके हैं, डेटा देख चुके हैं और बाद में वही कन्नौज जो है वो पाल वंश के शासक, गुर्जर प्रतिहार शासक और राष्ट्रकूट शासकों के बीच में त्रिपक्षीय संघर्ष का मुद्दा हो गया। मतलब ट्रॉफी एक है कन्नौज, जिसके लिए 3 टीमें खेल रही हैं और तीनों आपस में लड़ रही हैं, ठीक है। तो वो पूरा के पूरा संघर्ष जो होगा दोस्तों वो हम तब पढ़ेंगे जब हम लोगों को गुर्जर प्रतिहार पता होगा, जब हम लोगों को राष्ट्रकूट पता होगा, जब हम लोगों को पाल पता होगा। तो अभी हम पाल कर लेंगे, फिर अगले लेक्चर में हम गुर्जर प्रतिहार को समझ लेंगे, फिर हम उसी समय हम बात करेंगे कन्नौज को लेकर हुए त्रिपक्षीय संघर्ष को लेकर, बराबर। तो यहां अगर हम पाल वंश के शासक की बात करें तो जो कन्नौज के लिए त्रिकोणीय संघर्ष होगा उसमें धर्मपाल लंबे समय तक उलझा रहा था। इसके अलावा कन्नौज के शासक थे इंद्रायुध। ये इंद्रायुध को हराने का काम किया था इसने, किसने? धर्मपाल ने। अब धर्मपाल ने इंद्रायुध को हरा दिया और चक्रायुध जो रहा उसे अपने संरक्षण में
इस गद्दी पर, कन्नौज की गद्दी पर बिठा दिया। यह बहुत बड़ा कदम था दोस्तों। इसके अगेंस्ट कार्रवाई अब दूसरे शासकों के द्वारा आगे देखेंगे। इसके अलावा गुजराती कवि सोढल जो है वो हमें धर्मपाल के समय दिखाई पड़ते हैं, जिनके द्वारा धर्मपाल को उत्तरापद स्वामी की उपाधि की धारण दी गई थी। तो एग्जाम में पूछेगा कि धर्मपाल को उत्तरापद स्वामी की उपाधि किसने दी थी, तो गुजराती कवि सोढल ने दी थी। इसके अलावा धर्मपाल परम सौगात के नाम से भी जाना जाता है। धर्मपाल की जब बात करते हैं दोस्तों, तो बौद्ध धर्म का यह भी अनुयायी था और इसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय भागलपुर बिहार में बनवाया। सोमपुर महाविहार बांग्लादेश में है, इसकी स्थापना भी करवाई थी। ये एक दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये याद रखिएगा। ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि G20 के समिट के दौरान जब मोदी जी सबसे मिल रहे थे तो जो बैक साइड पर तस्वीर लगाई गई थी वो नालंदा विहार की तस्वीर लगाई गई थी। और जैसा कि पिछली बार की मेंस में आपको नालंदा से संबंधित प्रश्न देखने को मिला, और जब ये विहार का पूरा कार्यक्रम चल रहा था तो मैंने करंट अफेयर की क्लास में नालंदा को लेकर पूरा स्पष्ट डिटेल भी दिया था, और उस समय मैंने बताया भी था कि एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर आएगा। और दोस्तों देखने को मिला था हम लोगों को मेंस की परीक्षा में ये क्वेश्चन। तो कहीं ना कहीं अब हम लोग प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो नालंदा अगर नहीं भी आया तो मैं ये कह सकता हूं कि या तो आप लोगों को वो ओदंतपुरी के बारे में पूछ सकता है या आपको विक्रमशिला के बारे में पूछ सकता है। तो विक्रमशिला अगर ओदंतपुरी के क्वेश्चन आए तो आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ है, भागलपुर बिहार में है। और सोमपुर महाविहार कहाँ है, वर्तमान में बांग्लादेश में है। किसने बनवाए थे, ये धर्मपाल ने बनवाए थे। इसके बाद देवपाल शासक आता है। 810 से 850 ईस्वी तक देवपाल का शासन रहता है। इसने अपने पिता के साम्राज्य विस्तार की जो नीति थी उसको कंप्लीटली आगे बढ़ाया। अलग अलग क्षेत्र पर आक्रमण करना, उनको जीतना और साम्राज्य विस्तार करना था। तो एक प्रकार से देवपाल ने धर्मपाल की साम्राज्यवादी नीति को, साम्राज्य विस्तार की नीति को कंटिन्यू किया और इसी क्रम में इसने अपनी राजधानी मुंगेर को बना लिया था। तो मुंगेर को राजधानी बनाने वाला शासक कौन मिलता है, देवपाल मिलता है। और इसके समय की एक और बड़ी घटना है दोस्तों, अरबी यात्री सुलेमान। अरबी यात्री सुलेमान जो है वो हमारे यहां पर देवपाल शासन के समय हम लोगों को देखने को मिलता है। अब ये वो समय है दोस्तों जब हमारे यहाँ पर अलग अलग अरबी आक्रमण शुरू हो गए। ये वो समय याद रखिएगा। यहाँ 770 में हम लोग किसको देख रहे हैं, धर्मपाल को देख रहे हैं, लेकिन 712 एडी में हमारे यहाँ मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण हो गया था और ये भारत पर पहला सफल अरबी आक्रमण था। तो यहाँ पर हम लोगों को भारत में मुस्लिम विदेशी आक्रांता जो थे उनका भी आगमन देखने को मिल रहा है। और इसी क्रम में हम लोगों को सुलेमान देखने को मिलता है देवपाल के समय पे जो आया था। इसके बाद महिपाल होता है दोस्तों जो 978 से 1038 तक शासन करता है। अब याद रखिएगा कि हमने यहाँ पर देखा कि देवपाल लगभग 850 तक शासन कर रहा है और इसके बाद हम सीधे किस पर आ गए, महिपाल पर आ गए हैं 978। इसके बीच में कई राजा हुए हैं। जो राजा हुए हैं पाल वंश के दोस्तों, उन्होंने ऐसा कोई बड़ा कदम नहीं उठाया जिसको हम लोगों को जीके की दृष्टि से याद रखना चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ उनका नाम मेंशन नहीं किया है। अगला जो योग्य शासक आता है 978 से 1038 ईस्वी के बीच में आता है पाल वंश का। और जो शक्ति पालों की इसके पहले के शासकों के कारण खत्म हुई थी, उसको नुकसान हुआ था, उस शक्ति को दोबारा से पुनर्स्थापित करने का प्रयास किया था महिपाल ने। इसलिए हम महिपाल जो होता है इसको हम कहते हैं कि इसने पुनः दूसरे पाल वंश की स्थापना की थी, ठीक है। और बौद्ध धर्म का यह भी संरक्षक था। लोकेश्वर शतक के रचयिता वज्रदत्त जो थे उसके दरबारी थे। और इसी के समय राजेंद्र चोल जो चोल वंश का शासन था, दक्षिण भारत के इतिहास में हम लोग डिटेल में देखेंगे और दक्षिण भारत के इतिहास को जब डिटेल में देखेंगे ना तो करंट से उसको कोड करेंगे। हाल ही में हम देखें कल के समय पे हम बात करें 5 मार्च को डीएमके के नेता जो हैं ए राजा, जिनको पहले बड़े रूप में कांग्रेस की सरकार के समय में घोटाले के तौर पर देखा गया था, स्पेक्ट्रम घोटाले में, कॉमनवेल्थ घोटाले जैसे बड़े बड़े घोटालों में सामने वाले व्यक्ति को जेल हो गई थी। वो व्यक्ति कल क्या कहता है कि भारत जो है वो कभी देश रहा ही नहीं है। ऐसे मंत्री रहे, केंद्रीय मंत्री के तौर पर रहे लोगों को, नेताओं को हमारे देश का इतिहास पढ़ने की बहुत ज्यादा जरूरत है। ऐसे नेता जो सनातन धर्म के प्रति कुछ भी बोल देते हैं, ऐसे नेता जो देश को लेकर कुछ भी बोल देते हैं। दक्षिण में कई सारे नेताओं के ऐसे लगातार बयान आ रहे हैं। तो मैं तो ये कहता हूं कि इन लोगों को भारत के इतिहास को अच्छे से बिठाकर पढ़ाना चाहिए और वो भारत का इतिहास पढ़ाना चाहिए जो हकीकत असली इतिहास है, जिसके साथ छेड़छाड़ नहीं की गई है। तो इन लोगों को समझ में आएगा कि भारत देश या राष्ट्र या किस रूप में जाना गया है और भारत की आज दुनिया में क्या हैसियत मौजूद है। ऐसे नेताओं को पकड़ के पीट पीट कर पढ़ाना चाहिए, तब उन लोगों को समझ में आएगा कि भारत क्या है।
भारत में रहते हैं, भारत का खाते हैं, उसके बावजूद भारत के खिलाफ इस प्रकार की बातें कहते हैं, तो ये कहीं ना कहीं नेताओं को सबक सिखाने की बात है। और ये सबक कोई दूसरा व्यक्ति नहीं सिखाएगा, ये पब्लिक को सबक सिखाना पड़ेगा। साउथ में ये लोगों के बयान आते हैं, तो अगर साउथ की पब्लिक भी इन लोगों को सपोर्ट ना करे और ऐसे बेकार से नेताओं को, बकवास करने वाले नेताओं को अगर हटा दे, तो इन लोगों को सबक हो जाएगा और आगे से देश के बारे में कुछ बोलने से पहले सोचेंगे। तो हम लोग जब दक्षिण भारत के इतिहास पर चर्चा करेंगे ना, तो इन सभी वंशों को देखेंगे और क्लियर बात करेंगे कि ये नेताओं की बातों में कितना दम है। खैर, तो चोल, राजेंद्र चोल जो था, उसने बंगाल पर आक्रमण किया था जब बंगाल का शासक महिपाल था। इसके अलावा भिक्षु आतिशा थी, इनके नेतृत्व में एक धर्म प्रचारक मंडल जो था वो तिब्बत भेजा गया था। ठीक है, इसके बाद शासक बनता दोस्तों रामपाल, जो 1075 से 1120 ईस्वी तक शासन करता है और पाल वंश का ये अंतिम शक्तिशाली शासक भी था। इसके बाद कुमारपाल, गोपाल तृतीय, मदन पाल जैसे शासक हुए, जिन्होंने अगले 30 वर्षों तक शासन किया और उसके बाद पाल वंश का दोस्तों अंत हो जाता है। पाल वंश का अंत होता है और उसके बाद हम कहीं ना कहीं इस पूरे प्रदेश में मुस्लिम सत्ता को भी स्थापित होते देखते हैं। एक के बाद एक लगातार मुस्लिम विदेशी आक्रांताओं ने भारत के इन क्षेत्रों पर आक्रमण कर करके इसको क्षतिग्रस्त किया। पाल काल में दोस्तों सांस्कृतिक रूप से बहुत विकास देखने को मिला। यहाँ नालंदा हो, बोध गया हो, कुर्कीहार क्षेत्र जो थे वो कला के प्रमुख केंद्र थे, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। पाल शासकों के माध्यम से बौद्ध कला और अन्य कला को बढ़ावा भी दिया गया था। कई सारे विहार, कई मठ का निर्माण भी इनके द्वारा करवाया गया था, क्योंकि ये सभी के सभी शासक हमें बौद्ध धर्म के अनुयायी देखने को मिलते हैं। अगर हम बात करें संतरक्षित, कमलशील, दीपंकर नामक विद्वान जो थे, इनको तिब्बत यात्रा के लिए भेजा गया था। बांग्ला लिपि का प्रारंभ हुआ। भाषा और जनभाषा, मतलब बांग्ला लिपि और बांग्ला भाषा जनभाषा के तौर पर स्थापित हो गई। इसके अलावा हिंदू काव्य दाय भाग के जन्मदाता जिमुत वाहन को पाल शासकों ने संरक्षण दिया था, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। इस समय मूर्ति कला का विकास देखने को मिलता है और कांसे की मूर्तियां बनाई जाने लगी थी। अगला जो वंश आता है दोस्तों बंगाल में, वो आता है सेन वंश। सेन वंश जो है वो सामंत सेन के द्वारा स्थापित किया गया था और राड़ नामक स्थान पर इसको स्थापित किया गया था। जब हम झारखंड के उत्तर पूर्वी इलाके पर जाते हैं, बंगाल के उत्तरी इलाकों को देखते हैं, तो जो गंगा का मैदान है, गंगा के मैदान का निचली गंगा का जो मैदान होता है दोस्तों, उसके एक हिस्से को राड़ के मैदान के तौर पर जानते हैं। इस प्रदेश में सामंत सेन ने सेन वंश की स्थापना की, जिसमें विजय सेन 1095 से 1158 ईस्वी तक शासन करता है। सामंत सेन का उत्तराधिकारी था, प्रथम महान शासक था विजय सेन, सेन वंश का दोस्तों। देवपाड़ा प्रशस्ति का संबंध इसी से है। ये कवि थे जिसका नाम था धोई, वो विजय सेन के यहाँ थे। इनके द्वारा देवपाड़ा प्रशस्ति की रचना की गई थी और इसके अनुसार ये कहा जाता है कि नव्य, नान्य एवं वीर, ये नेपाल और मिथिला को भी इसने पराजित किया था, ये ध्यान रखिएगा। इसकी राजधानी विजयपुरी थी, विक्रमपुरी को इसने बाद में अपनी राजधानी बनाया। इसकी उपाधि थी अरिराज, वृष भशंकर, परम भट्टारक, महाराजाधिराज और परमेश्वर जैसी उपाधि किसने धारण की थी? विजय सेन ने धारण की थी। इसके बाद हम देखें बल्लाल सेन, एक इंपॉर्टेंट शासक देखने को मिलता है सेन वंश का। बल्लाल सेन 1158 से 1178 ईस्वी के आसपास हमें शासक दिखाई पड़ता है और इसके द्वारा हम लघु भारत और बल्लाल रचित ग्रंथ ये इस बात का प्रमाणित करते हैं कि इसका जो शासन था वो बिहार और मिथिला तक, नेपाल तक विस्तृत था दोस्तों। इसके अलावा बल्लाल सेन खुद भी एक विद्वान था और चूंकि एक विद्वान था तो विद्वानों को ये अच्छे से समझता था, विद्वानों के संरक्षण पर इसने ध्यान दिया था। अगर हम यहाँ बात करें, दान सागर एक ग्रंथ है, इसकी रचना की, और एक अन्य ग्रंथ है जिसका नाम है अद्भुत सागर, इसकी रचना भी इसने की। तो याद रखिएगा कि दान सागर और अद्भुत सागर जो ग्रंथ हैं, ये दोनों के दोनों बल्लाल सेन के द्वारा लिखे गए। एग्जाम में आए तो आप लोग बता देंगे। बल्लाल सेन को बंगाल में जाति प्रथा तथा कुलीन प्रथा को संगठित करने का श्रेय प्राप्त होता है। इसके अलावा ब्राह्मणों और कायस्थों को कुलीन प्रथा का प्रवर्तक भी माना जाता बंगाल में। तो ये बल्लाल सेन की जानकारी थी। बल्लाल सेन के बाद बात करें दोस्तों तो यहाँ पर घोडेश्वर, परम माहेश्वर, निशंकर, परम भट्टारक, महाराजाधिराज जैसी उपाधि इसने धारण की थी। इसके अलावा इसने अपने जीवन के अंतिम समय में संन्यास ले लिया था और घोडेश्वर तथा निशंकर की उपाधि से उसने शैव मतावलंबी होने का हम लोगों को पता चलता है, क्योंकि ये भगवान शंकर से संबंधित उपाधियां हैं। और अभी तक हम लोगों को देखने को मिल रहा था कि बंगाल के इन प्रदेशों में हमें बौद्ध धर्म का विकास देखने को मिला, लेकिन यहाँ पर हम सेन वंश के शासकों के अंतर्गत देखते हैं कि ये शिव जी के उपासक भी रहे होंगे। अगला इंपॉर्टेंट शासक था दोस्तों लक्ष्मण सेन, 1179 से 1205 ईस्वी के आसपास शासन करता है। ये वो समय रहा जब हमारे देश पे मोहम्मद गौरी और कुतुबुद्दीन ऐबक की व्यवस्था देखने को मिल रही थी। मोहम्मद गौरी उत्तर पश्चिम से भारत पर लगातार आक्रमण कर रहा था। उस समय हम अगर पूरब तरफ देखें तो हमें लक्ष्मण सेन का शासन दिखाई पड़ता है। इसने लखनौती को अपनी राजधानी बनाया।
इसके अलावा गढ़वाल शासक जयचंद को इसने पराजित किया था। ये गढ़वाल शासक जयचंद कौन है दोस्तों? राठौर वंश का ये वही जयचंद है जिसने मोहम्मद गौरी की सहायता की थी पृथ्वीराज चौहान को हराने के लिए। 1202 में बख्तियार खिलजी ने लखनौती पर आक्रमण भी किया था दोस्तों, और मिनहाज की तबकात ए नासिरी किताब से इस बात की जानकारी मिलती है। अब ये बख्तियार खिलजी कौन है? ये बख्तियार खिलजी वही है जिसने कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ मिलकर नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगाई थी। अभी हम मध्यकालीन राजनीति में धीरे धीरे प्रवेश करते जा रहे हैं, ठीक है ना। चलिए, एक और विद्वान है दोस्तों जो अद्भुत सागर ग्रंथ की रचना को पूरा करता, इसका नाम था श्रीधर। याद रखिएगा, श्रीधर इसके दरबारी कवि थे दोस्तों। आगे हम देखें तो इसकी जो राज्यसभा थी, किसकी राज्यसभा की बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं यहाँ पर लक्ष्मण सेन की राज्यसभा की। लक्ष्मण सेन की राज्यसभा में गीत गोविंद के लेखक जो थे जयदेव, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है ना। क्या गीत गोविंद के लेखक जयदेव किसके समय रहते थे? तो लक्ष्मण सेन याद रखेंगे। पवन दूत के लेखक धोई हो, ब्राह्मण सर्वस्व के रचयिता हलायुध हो, ये सब के सब लक्ष्मण सेन के यहाँ पर निवास करते थे। पूरी की पूरी लाइन आप लोगों को पूरी की पूरी आईएमपी के तहत याद रखना है। क्वेश्चन यहां से पहले कई बार आए और आने वाले समय में भी देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा हलायुध रहा दोस्तों, वो लक्ष्मण सेन का प्रधान न्यायाधीश और मुख्यमंत्री भी था। लक्ष्मण सेन जो था वो वैष्णव धर्म का अनुयायी था दोस्तों, और इसके लेखों में हमें परम भागवत की उपाधि इसकी दिखाई पड़ती है। इसके अलावा लक्ष्मण सेन ने अपने शासन काल में लक्ष्मण संवत का भी प्रचलन करवाया था, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है, बराबर। चलिए, इसके बाद हम बात करें दोस्तों तो शुरू होता है कश्मीर के राजवंशों का इतिहास। जब हम दोस्तों कश्मीर के राजवंशों का इतिहास देखते हैं तो हमें यहाँ इंपॉर्टेंट तौर पर 3 राजवंश देखने को मिलते हैं, एक कारकोट, एक उत्पल और एक लोहार वंश। इन पूरे राजवंशों की अगर हमको कहीं से जानकारी मिलती है दोस्तों तो वो हम लोगों को मिलती है कल्हड़ की राजतरंगिणी से। राजतरंगिणी जो है वो कल्हड़ की पुस्तक है दोस्तों, ग्रंथ है, और इस ग्रंथ से हम लोगों को कश्मीर के संपूर्ण इतिहास की जानकारी मिल जाती है। और यहाँ पर पहला मिलता है कारकोट वंश। जब हम कारकोट वंश की बात करते हैं तो स्थापना इसकी दुर्लभ वर्मन के द्वारा 7वीं शताब्दी में की गई थी। हैनसांग जो था उसने कश्मीर की यात्रा की थी, उस बात की जानकारी हम लोगों को इस समय की मिलती है। इसके बाद दुर्लभक, चंद्रापीठ, तारापीठ जैसे राजा हुए थे। चंद्रापीठ यहाँ का एक बहुत प्रभावशाली और न्यायप्रिय राजा के तौर पर स्थापित हुआ। तारापीठ को कल्हड़ ने निर्दयी बताया था। तारापीठ को कल्हड़ ने निर्दयी बताया था क्योंकि उस समय कई सारे ऐसे निर्णय लिए गए थे जिसके कारण प्रजा को समस्याएं थी। बहुत कठोर व्यवस्था को इसने लागू किया था। इसके अलावा ललितादित्य मुक्तापीठ जो था वो इस समय का सबसे शक्तिशाली राजा हम लोगों को देखने को मिलता है। इसने कन्नौज नरेश यशोवर्मन को पराजित किया था। तो ललितादित्य मुक्तापीठ का संबंध दोस्तों कारकोट वंश से रहा है। कश्मीर में मार्तंड सूर्य मंदिर है दोस्तों, ये बहुत फेमस है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। मार्तंड सूर्य मंदिर जो है वो ललितादित्य मुक्तापीठ के समय पर स्थापित किया गया था। कश्मीर की स्थापत्य और बोल सकते हैं तक्षण कला का सुंदर उदाहरण दोस्तों हमें मार्तंड सूर्य मंदिर के तौर पर दिखाई पड़ता है। कारकोट वंश का अंतिम शासक जयापीठ था दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद कश्मीर में आता उत्पल वंश। उत्पल वंश का संस्थापक अवंती वर्मन था। लगभग 855 से 883 ईस्वी के आसपास ने शासन किया था और अवंती वर्मन नामक नवगर्भी इसने यहाँ पर स्थापित करवाया था। इसके अलावा यहाँ पर अभियंता सूर्य ने सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण करवाया था, जो हमें इसके बाद का शासन दिखाई पड़ता है। जब ये सब शासक चले गए तो यहाँ एक रिक्त स्थिति हम लोगों को दिखाई पड़ती है। तो यहाँ हम लोगों को 980 ईस्वी के आसपास रानी दिद्दा का शासन दिखाई पड़ता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि रानी दिद्दा का संबंध किस वंश से है? उत्पल वंश से है। रानी दिद्दा कहाँ की रानी रही हैं? तो कश्मीर के क्षेत्र में इन्होंने शासन किया था। 1003 ईस्वी के आसपास जब रानी दिद्दा की मृत्यु हो गई तो संग्राम राज शासक हुआ और इसने कश्मीर में नए राजवंश की स्थापना की जिसको हम लोहार वंश के नाम से जानते हैं। अब यहाँ संग्राम राज जो है वो 1003 से 1028 के बीच में शासन करता है। ये वो समय है दोस्तों जब हमारे यहाँ पर अरबी और तुर्की आक्रमण के बीच में एक खालीपन देखने को मिलता है। ये खालीपन क्यों था इसके बारे में मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा जब भारत पर अरबी आक्रमण का चैप्टर देखेंगे, जब हम बात करेंगे कालभोज बप्पा रावल की बात कि क्या ऐसा था कि एक लंबे समय तक बीच के में हमें तुर्की और अरबी आक्रमण देखने को नहीं मिलते। खैर संग्राम राज जो है दोस्तों इसके बाद आनंद राज शासक हुआ। इसकी पत्नी सूर्यमती थी दोस्तों और सूर्यमती ने आनंद राज के प्रशासन को सुधारने में सहायता की थी। तो हमें 2 एग्जाम्पल मिल गए, एक सूर्यमती का और एक रानी दिद्दा का, कि प्राचीन काल में अगर हम अलग अलग राजवंशों में देखें तो महिलाओं का राजनीति में हस्तक्षेप था और महिलाओं ने शासन व्यवस्था को संभालने के लिए योगदान दिया था। लोहार वंश का शासक हर्ष विद्वान
कवि तथा कई भाषाओं का ज्ञाता था दोस्तों। और कल्हण जो था वो हर्ष का आश्रित कवि भी माना गया है। हर्ष को कश्मीर का नीरो कहा जाता है, ये फैक्ट आप लोग ध्यान रखेंगे। और इसके समय कश्मीर में एक भयंकर अकाल भी हमें दिखाई पड़ता है। तो ये पूरी की पूरी जानकारी जो रही दोस्तों, ये मैंने ज्यादा डिटेल में नहीं लिया है लेक्चर, क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चंस जहां से एग्जाम में बनेंगे, मैंने वो चैप्टर वो एरिया ही हिट किया है, जिसके तहत हम लोगों ने देखा कि हमारे देश में गुप्तों के बाद अलग अलग क्षेत्रों में कौन कौन से साम्राज्य इंपॉर्टेंट थे। हम लोगों ने बंगाल में पाल और सेन वंश को भी देखा, हम लोगों ने कश्मीर के राजवंशों को भी देखा। अब अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे दोस्तों राजपूत काल की। 8वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी का भारतीय इतिहास हम लोग अगले लेक्चर में देखने वाले हैं, जिसमें हम लोग प्रमुख राजपूत शासकों को, उनके साम्राज्य के बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि इस समय क्या कमियां रहीं जिन्होंने भारत पर अरबी आक्रमण की सफलता का रास्ता भी कहीं ना कहीं साफ कर दिया था। ठीक है, तो मिलता हूं अगले लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।